राधे राधे दोस्तों। ये जो अभी हमारी क्लासेस चल रही है ये सेल चैप्टर से संबंधित चल रही है, कोशिका से संबंधित। इससे पहले की जो हमारी क्लासेस हुई थी कोशिका से संबंधित, उसमें मैंने क्या क्या टॉपिक पढ़ा है एक बार आप उनको देख लो। कोशिका टॉपिक की हमने शुरुआत करी थी, उसमें हमने थोड़ा कोशिका के बारे में पढ़ा था। फिर प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर देखा था। फिर कोशिका सिद्धांत की बात हुई थी। उसके बाद कोशिका संरचना में कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली की हमने बात करी थी। फिर हमने कोशिका द्रव्य पढ़ा था। अब जो तीसरा पॉइंट कोशिका द्रव्य था, इसके अंदर ये सभी आते हैं: माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, तारक काई, गाल्जी काई, लवक या प्लास्टिड, लाइसोसोम, अंतःद्रव्य जालिका और रिक्तिका। तीसरे के बाद मैंने इनको चौथा, पांचवा, छठा इस प्रकार से नाम पॉइंट दिए थे। उसके बाद हमने जीवद्रव्य की बात करी थी। फिर हमने केंद्रक पढ़ा था और लास्ट में हमने प्लेस्टिड पढ़े थे, जिसमें क्रोमोप्लास्ट व ल्यूकोप्लास्ट की बात हुई थी। आज की जो हमारी क्लास रहेगी यह कोशिका की आखिरी क्लास रहेगी थ्योरी से संबंधित। इसके बाद में एक या दो क्लासें एमसीक्यू की लूंगा। अब इस क्लास में क्या बात होगी, इस क्लास में हम गुणसूत्र पढ़ेंगे, डीएनए और आरएनए में अंतर पढ़ेंगे, पादप और जंतु कोशिका में अंतर पढ़ेंगे। और चूंकि कोशिका चैप्टर दिया हुआ है तो हम कोशिका विभाजन से संबंधित हमारे सिलेबस में लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, कोशिका विभाजन में समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन मात्र पढ़ेंगे, ताकि कभी उससे संबंधित अगर प्रश्न आ जाए तो इंपॉर्टेंट चीज समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर से संबंधित रहती है, तो हम एक लिस्ट उसकी पढ़ लेंगे इसी क्लास में। तो अब हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। जो गुणसूत्र से शुरुआत करेंगे, कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन धागे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और संकुचित होकर छोटे व मोटे हो जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, गुणसूत्र कहा जाता है। जो क्रोमेटिन के जो धागे हैं ये क्या होते हैं, कोशिका विभाजन के समय एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और संकुचित होकर क्या छोटे व मोटे हो जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे, गुणसूत्र कहेंगे। गुणसूत्र पर बहुत से जीन स्थित होते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं उनके ऊपर क्या उपस्थित रहेंगे दोस्तों, जीन उपस्थित रहेंगे, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को हस्तांतरित करते हैं। तो जो गुणसूत्र के ऊपर जीन जो रहते हैं वही क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं, लक्षणों को हस्तांतरित करते हैं और हमारे आनुवांशिक गुणों के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। जो जीन है वो हमारे आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक भी कहा जाता है, याद रखना। जो वंशागति के वाहक है वो गुणसूत्रों को कहा जाता है। और आनुवांशिकता की इकाई क्या है, जीन। जो जीन है इसे आनुवांशिकता की इकाई कहा गया है और गुणसूत्रों को वंशागति का क्या माना जाता है, वाहक माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, गुणसूत्रों की संख्या प्रत्येक मानव कोशिका में 46 होती है, याद रखना। प्रत्येक जो मानव कोशिका है उसमें गुणसूत्रों की संख्या जो रहेगी वो 46 रहेगी। जोड़ों की बात करें तो 23 जोड़े जो रहते हैं गुणसूत्रों के पाए जाते हैं। दो गुणसूत्र मिलकर एक जोड़ा बनाते हैं, तो 46 है तो 46 का आधा 23 होता है दोस्तों। तो 23 जोड़े जो रहते हैं गुणसूत्रों के रहते हैं मानव कोशिका में। जो चिंपांजी की बात करें तो इसमें जो रहेंगे 24 जोड़े रहेंगे और बंदर में बात करें तो 21 जोड़ा गुणसूत्र रहते हैं। गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है जिसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, याद रखना। जो गुणसूत्र रहेगा उसके अंदर क्या रहेगा, जेली के समान एक गाढ़ा भाग रहेगा जिसे दोस्तों मैट्रिक्स कहा जाता है। मैट्रिक्स में दो परस्पर लिपटे महीन एवं कुंडलित सूत्र दिखलाई पड़ते हैं। जो मैट्रिक्स रहता है उसमें दो परस्पर क्या होते हैं, लिपटे हुए महीन व कुंडलित सूत्र दिखाई देते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, क्रोमोनीमाटा कहा जाता है। क्रोमोनीमाटा इसको कहा जाता है। प्रत्येक क्रोमोनीमाटा एक अर्ध गुणसूत्र कहलाता है। तो कभी प्रश्न ऐसे आ जाए, अर्ध गुणसूत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो एक तरह से आप कह सकते हो क्रोमोनीमाटा के नाम से भी उसको जाना जाएगा, क्योंकि प्रत्येक जो क्रोमोनीमाटा रहता है वह क्या कहलाएगा, एक अर्ध गुणसूत्र कहलाएगा। इस प्रकार प्रत्येक गुणसूत्र दो क्रोमेटिड का बना होता है। क्यों, क्योंकि क्रोमोनीमाटा एक अर्ध गुणसूत्र बना रहा है, तो दो क्रोमोनीमाटा या दो क्रोमेटिड मिलकर क्या बनाएंगे, एक गुणसूत्र का निर्माण करेंगे। दोनों क्रोमेटिड एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। तो जो दो क्रोमेटिड रहते हैं वो एक निश्चित स्थान पर क्या रहेंगे, एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, सेंट्रोमियर कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करें, जो मानव है उसमें 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 22 जोड़े प्लस XY नर में पाया जाता है और 22 जोड़े प्लस XX मादा में पाया जाता है। तो 22 जोड़े तो दोनों में समान रहते हैं, लेकिन नर में XY पाया जाता है और मादा में XX गुणसूत्र जो है वो पाया जाता है। 22 जोड़े गुणसूत्र कायिक या ऑटोसोम्स नर व मादा में क्या रहते हैं, समान रहते हैं। जो 22 जोड़े रहते हैं वो तो क्या रहते हैं, समान रहते हैं। और 23वां जोड़ा जो रहेगा दोस्तों, यह लिंग गुणसूत्र रहेगा और इसे हम एलोसोम भी कहते हैं। और जो 22 जोड़े गुणसूत्र है इन्हें हम कायिक या ऑटोसोम्स कहते हैं। तो जो 22 जोड़े दोनों में समान पाए जाते हैं उनको कायिक या ऑटोसोम्स कहेंगे, और जो 23वां जोड़ा है जो दोनों में क्या होता है, अलग रहता है, उसे लिंग गुणसूत्र या एलोसोम कहते हैं।
नर में XY एवं मादा में XX गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, अब देखो आप ये XY और XX उधर नर है इधर मादा है, इनके मध्य अगर निषेचन की क्रिया होती है तो उसके फलस्वरूप अगर XX गुणसूत्र से XX जोड़ा बनता है तो यहाँ पर लड़की रहती है, यहाँ पर भी XX है इसलिए लड़की। जब X और Y मिलते हैं तो XY बनता है तो उससे लड़का, और जब XY वापस मिलेंगे उससे वापस क्या बनता है, लड़का। तो यहाँ पर जो है किसी भी नर और मादा में निषेचन की क्रिया के परिणाम स्वरूप 50% चांस लड़के के और 50% चांस ही किसके रहते हैं, लड़की के रहते हैं। तो लड़का और लड़की होने के जो चांस रहेंगे दोस्तों वो कितने रहते हैं, 50-50% रहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करें न्यूक्लिक अम्ल की। जो न्यूक्लिक अम्ल है इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज फ्रेडरिक मिशन ने करी थी। इसका जो नाम है दोस्तों यह अल्टमान ने दिया था। दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, एक है डीएनए और दूसरा है आरएनए। जो डीएनए है इसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। फुल फॉर्म आप याद रखें, कभी कभी पूछा जाता है कि डीएनए का पूर्ण नाम क्या है, डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए की बात करें तो राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये इसकी क्या रहेगी, फुल फॉर्म रहेगी। और खोज फ्रेडरिक मिशन ने करी थी, याद रखें। नेक्स्ट हम बात करें अब डीएनए के बारे में। डीएनए में क्या होता है, तो डीएनए है इसकी जो खोज है सन 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की खोज करी थी। कौन सी संरचना की, द्विकुंडलित संरचना मॉडल का क्या किया था, इन्होंने प्रतिपादन किया था। 1953 में वाटसन और क्रिक ने द्विकुंडलित मॉडल का प्रतिपादन किया, किसके, डीएनए के। डीएनए सभी आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है। जीन इसकी क्या है, इकाई है। डीएनए है इसकी इकाई क्या है, जीन है। और जीन भी क्या करता है, आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है, इसलिए डीएनए सभी आनुवांशिक क्रियाओं का क्या करेगा, संचालन करेगा। यह प्रोटीन संश्लेषण को क्या करेगा, नियंत्रण करेगा। याद रखना, जो प्रोटीन संश्लेषण है उसका नियंत्रण कौन करेगा, डीएनए करता है। यह गुणों या लक्षणों को माता पिता से संतानों में पहुंचाने का कार्य करता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। जो गुण है उनको, गुण या लक्षण है उनको माता पिता से संतानों में पहुंचाने का कार्य कौन करता है, जीन करता है। तो जो जीन है वह क्या है, इसकी इकाई है, किसकी, डीएनए की इकाई भी क्या है, जीन है। तो जीन, डीएनए भी यही कार्य करता है, क्या करता है, यह गुणों या लक्षणों को माता पिता से संतानों में पहुंचाने का कार्य करता है। एबीसीडी जो ऑप्शन रहेंगे उसमें आपके जीन और डीएनए दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं दिए रहेंगे, या तो वहां पर पूछा गया होगा कि गुणों या लक्षणों को माता पिता से संतानों में पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तो ए ऑप्शन जैसा आपको दे दिया डीएनए, तो आपको बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और इन दूसरे ऑप्शन में आपको वापस क्या, डीएनए के अलावा जीन जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। या फिर आपको उन चार ऑप्शन में जीन दिया हुआ है तो वहां पर आपको डीएनए देखने को नहीं मिलेगा। और अगर दोनों ही एक साथ दे रखे जीन या डीएनए ऐसे करके, तो आप जैसे ऑप्शन जीन दे दिया, सी ऑप्शन आपको डीएनए दे दिया, तो एक ऑप्शन ऐसा जरूर होगा जिसमें इन दोनों को सम्मिलित किया जा रहा होगा। तो आप याद रखना, जो माता पिता से संतानों में पहुंचाने का कार्य डीएनए भी करता है और जीन भी करता है, क्योंकि जीन जो है वो डीएनए की इकाई है, तो एक तरह से दोनों ही इसका कार्य करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन सार पाए जाते हैं। जो डीएनए रहता है इसमें 4 प्रकार के नाइट्रोजन सार पाए जाते हैं। पहला है एडेनिन, इसे ए से डिनोट करते हैं। फिर यहाँ आएगा ग्वानिन, इधर साइटोसिन और थाइमिन। ग्वानिन के लिए जी, साइटोसिन के लिए सी और थाइमिन के लिए टी। ये दोनों ही जो है ये प्यूरिन कहलाते हैं और इन दोनों को पिरिमिडिन कहा जाता है। एडेनिन व थाइमिन के मध्य 2 हाइड्रोजन आबंध तथा ग्वानिन तथा साइटोसिन के मध्य 3 हाइड्रोजन आबंध होते हैं। जो एडेनिन और थाइमिन रहेंगे इनके मध्य 2 हाइड्रोजन आबंध रहते हैं, जैसे ए और टी, इनके बीच में 2 हाइड्रोजन आबंध है। और ग्वानिन और साइटोसिन के मध्य कितने, 3 हाइड्रोजन आबंध है। तो याद रखना, आप डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन सार पाए जाएंगे, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। एडेनिन और ग्वानिन ये प्यूरिन के अंतर्गत आते हैं, और पिरिमिडिन जो रहेंगे, साइटोसिन और थाइमिन, इन दोनों को क्या कहेंगे, पिरिमिडिन के अंतर्गत आएंगे। अब अगर हम बात करें डीएनए में 2-डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। जो डीएनए रहता है दोस्तों इसमें 2-डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाएगी। तो आप मुख्य रूप से 4 नाइट्रोजन सार जो पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन के बारे में याद रखें। इन चारों ही चीजों को आप याद रखें। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आरएनए की। तो आरएनए कोशिका द्रव्य में बिखरा एकल कुंडलित संरचना है। जो कोशिका द्रव्य है इसके अंदर जो बिखरी हुई एकल कुंडलित संरचना है वह आरएनए है दोस्तों। यह प्रोटीन निर्माण में क्या करती है, भाग लेती है, और यह एक गैर आनुवांशिक पदार्थ है। यह क्या है, एक तरह से गैर आनुवांशिक पदार्थ है। आरएनए 3 प्रकार के बताए गए हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। एमआरएनए में एम का मतलब है मैसेंजर,
आरआरएनए का मतलब है राइबोसोमल, आर का मतलब और टी का मतलब है ट्रांसफर। तो एम, आर और टी तीन प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। अब हम बात करें वन बाय वन इन आरएनए की। अब हम बात करें एम आरएनए की, तो यह केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्लों को चुनने में क्या करता है, मदद करता है। जो केंद्रक के बाहर है, विभिन्न प्रकार के आदेश है उनको लेता है और अमीनो अम्लों को चुनने का क्या करता है, मदद करता है। यह डीएनए में अंकित सूचनाओं को प्रोटीन संश्लेषण स्तर पर लाने का कार्य करता है। जो डीएनए है उसके अंदर जो अंकित सूचनाएं रहती है उनको कहां पर लाने का कार्य करेगा, प्रोटीन संश्लेषण स्तर पर लाने का क्या करता है, कार्य करता है। यह एमआरएनए करता है। अब हम आरआरएनए के बारे में पढ़े। यह राइबोसोम पर लगे रहते हैं। जो आरआरएनए है यह किस पे लगे रहेंगे, राइबोसोम पर, और प्रोटीन संश्लेषण में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। यह कोशिका में उपस्थित समस्त आरएनए का कितना है, 80% होता है। याद रखना, आरएनए में सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा, जो एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए है आरएनए के अंदर, उनमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, आरआरएनए पाया जाता है। तो यह कोशिका में उपस्थित समस्त आरएनए का कितना है, 80% पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य संरचनात्मक संगठन में सहायता करना। जो कोशिका के अंदर आरआरएनए है, इसका मुख्य कार्य रहेगा वह क्या रहेगा, संरचनात्मक संगठन का में क्या करेगा, यह सहायता करेगा। नेक्स्ट हम बात करें टीआरएनए। यह अमीनो अम्लों को प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर लाता है और यह क्या है, सबसे छोटा आरएनए। जो सबसे छोटा आरएनए है दोस्तों वह टीआरएनए, इसका नाम ही ट्रांसफर है। तो एक तरह से यह क्या करता है, अमीनो अम्लों को प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर क्या करता है, लाता है। यह क्या करता है, ट्रांसफर का कार्य करता है और सबसे छोटा आरएनए है। अब हम बात करें डीएनए एवं आरएनए में अंतर। यह जो टेबल है यह इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। इनमें मुख्य रूप से क्या अंतर होता है, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपसे डीएनए और आरएनए में अंतर से संबंधित भी पूछा जा सकता है। तो आप याद रखना, जो डीएनए है यह क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है, और आरएनए क्या है, यह आनुवांशिक नहीं होता। यह क्या करता है, प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है। डीएनए जो रहेगा दोस्तों आनुवांशिक पदार्थ रहेगा, जबकि आरएनए क्या रहता है, आनुवांशिक नहीं होता और क्या कार्य करता है, प्रोटीन निर्माण में क्या करता है, यह सहायता करता है। इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है और इसमें कौन सी होती है, राइबोज शर्करा पाई जाती है। इसमें हम नाइट्रोजन सार की बात करें तो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन होते हैं। और इसमें अगर हम नाइट्रोजन सार की बात करें तो थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है। याद रखना, यह चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। जो आरएनए रहेगा इसमें थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। जैसे डीएनए की हमने बात करी तो इसमें एडेनिन है, ग्वानिन है, थाइमिन है और साइटोसिन है। तो आरएनए में भी एडेनिन रहेगा, ग्वानिन रहेगा, साइटोसिन तो रहेगा ही सही, लेकिन जो थाइमिन है, इस थाइमिन की जगह आरएनए में क्या पाया जाता है दोस्तों, यूरेसिल पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। जो नाइट्रोजन सार रहेंगे, डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन पाए जाएंगे, और आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन की जगह क्या पाया जाएगा, यूरेसिल पाया जाएगा। तो आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है, जबकि डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन पाया जाएगा। तो वहां पर जो थाइमिन है उस थाइमिन की जगह आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। बाकी तीन जो है वो इधर भी पाए जाते हैं आरएनए की साइड। अब अगर हम बात करें डीएनए में, तो यह केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और गुणसूत्र में पाया जाता है। तो जो डीएनए की बात करेंगे तो केंद्रक में पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा, हरित लवक में पाया जाएगा और गुणसूत्र में पाया जाएगा। अगर हम आरएनए की बात करें तो यह कोशिका द्रव में, केंद्रक द्रव में, राइबोसोम और केंद्रिका में पाया जाता है। तो यह कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव, राइबोसोम और केंद्रिका में पाया जाता है। तो आरएनए और डीएनए कहां कहां पाए जाते हैं, इस चीज को भी आप याद रखें। अब हम डीएनए की बात करें तो दो पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बनी कुंडलित संरचना होती है। जो डीएनए रहेगी ये क्या रहेगी, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बनी क्या रहेगी, कुंडलित संरचना रहेगी। जबकि आरएनए क्या रहेगा, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बनी रहती है। तो डीएनए में तो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना पाई जाती है और आरएनए में एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना पाई जाएगी। तो ये डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर था। इसको मैंने आपके टेबल के रूप में आपके सामने रख दिया। अब आप इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करें अब पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर। हमने जो कोशिका पढ़ी उसमें पादप और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। एक टेबल ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखें। इधर पादप कोशिका, इधर जंतु कोशिका। आप देखो इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो पादप कोशिका होती है दोस्तों उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, और जंतु कोशिका की बात करें तो इसमें कोशिका भित्ति क्या रहती है, अनुपस्थित रहती है। पादप कोशिका इसमें क्या है, लवक पाई जाते हैं। जो पादप कोशिका उसमें जो हमने हरित लवक पढ़े थे, वर्णीय लवक पढ़े थे, ये सारे किसमें थे, पादप कोशिका में पाए जाते थे। और जंतु कोशिका में क्या रहता है, लवक क्या रहेगा, अनुपस्थित होते हैं। इसका आकार लगभग आयताकार होता है। जो पादप कोशिका रहेगी दोस्तों वो लगभग आयताकार आकार की रहती है। जो जंतु कोशिका, इसका आकार लगभग क्या रहता है, वृत्ताकार होता है। पादप कोशिका में तारककाय जो रहता है दोस्तों अनुपस्थित रहता है।
जंतु कोशिका में तारक उपस्थित रहता है। पादप कोशिका की बात करें तो गाल्जिकाई कम विकसित होता है। जो पादप कोशिका रहता है इसमें गाल्जिकाई कम विकसित रहता है, और जंतु कोशिका की बात करें तो इसमें जो गाल्जिकाई है दोस्तों अधिक विकसित रहता है और क्या रहता है, सक्रिय होता है। जो जंतु कोशिका रहेगा इसमें गाल्जिकाई अधिक विकसित रहेगा और सक्रिय रहेगा, और पादप कोशिका में गाल्जिकाई कम विकसित रहेगा। अब पादप कोशिका की बात करें तो इसमें एक या दो बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं क्या होती है, छोटी होती है या फिर क्या होती है, अनुपस्थित होती है। जो जंतु कोशिका में एक तरह से हम बात करें तो रिक्तिका अनुपस्थित होती है। पादप कोशिका में वृद्धि मुख्यतः आकार में वृद्धि होती है। जो पादप कोशिका है तो इसमें जो वृद्धि रहेगी मुख्यतः किसमें रहेगी दोस्तों, आकार में रहेगी। और जंतु कोशिका की हम बात करें तो जंतु कोशिका में वृद्धि कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। पादप कोशिकाओं में तो वृद्धि मुख्यतः आकार में होती है, और जंतु कोशिकाओं में वृद्धि क्या किसमें रहेगी, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि जो रहेगी उसकी बात होगी। पादप कोशिका की बात करें तो इसमें जो भोजन है दोस्तों स्टार्च के रूप में संचित होता है, और जंतु कोशिका में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो पादप कोशिका है इसमें भोजन स्टार्च के रूप में संचित होगा, और जंतु कोशिका में जो भोजन है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होगा। नेक्स्ट हम बात करें समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। जो कोशिका है इसमें आपके कोशिका की संरचना एवं प्रकार के बारे में दिया गया था। कोशिका विभाजन से संबंधित आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मात्र एक टेबल में आपको दे रहा हूं, क्योंकि कभी प्रश्न अगर इससे संबंधित आ गया तो कम से कम हम उसको हल करके तो आ ही सकते हैं। जो समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन में अंतर के रूप में मैंने आपको बस मात्र एक टेबल दे रहा हूँ। यह आपके समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन का स्पष्ट रूप से सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, तो आप बस इस टेबल को याद रखना, ताकि आपको कोशिका विभाजन में समसूत्री और अर्धसूत्री जो विभाजन होता है उसमें क्या अंतर रहता है, मात्र इतना नॉलेज तो आपको रहे, ताकि प्रश्न अगर आ भी जाए तो आप उसको हल कर सके। समसूत्री विभाजन की बात करें तो यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। अर्धसूत्री विभाजन जो रहेगा यह किसमें रहेगा, जनन कोशिकाओं में होता है। याद रखना, हम कोशिका विभाजन की बात कर रहे हैं। समसूत्री और अर्धसूत्री दो प्रकार के विभाजन होते हैं। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में क्या अंतर है उसकी यह टेबल है। अब वन बाय वन आप इन पॉइंटों को देख ले, मात्र बस आपको इससे संबंधित ये एक ही टेबल है, इसको एक दो बार आप नजरों में निकाल के ले जाए, या फिर आप इनको एक दो बार थोड़ा सा पढ़ ले, ताकि आपको याद रहे। कभी इससे संबंधित प्रश्न आ गया तो आप उसको भी हल करके आए। तो यह विभाजन जो है समसूत्री या कायिक कोशिका में रहेगा, अर्धसूत्री जनन कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन की बात करें तो इस विभाजन में कम समय लगता है। जो समसूत्री विभाजन है उसमें कम समय लगेगा, अर्धसूत्री विभाजन में अधिक समय लगता है। इसमें एक कोशिका से दो कोशिका बनती है, और इसमें एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनती है, चार कोशिकाओं का निर्माण होता है। याद रखना, समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से दो कोशिका बनेगी, अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से चार कोशिकाओं का निर्माण होगा। इसमें गुणसूत्रों के आनुवांशिक पदार्थों में आदान प्रदान नहीं होता। और अर्धसूत्री विभाजन की बात करें तो इस विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो प्रश्न इससे भी आ सकता है कि समसूत्री विभाजन या किस विभाजन में गुणसूत्रों का आदान प्रदान नहीं होता, तो नहीं होता तो समसूत्री विभाजन में नहीं होता। और गुणसूत्रों का आदान प्रदान कौन से गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान कौन से विभाजन में होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन में होता है। इसमें प्रोफेज अवस्था छोटी होती है, और अर्धसूत्री विभाजन में जो प्रोफेज अवस्था है वो क्या होती है, लंबी होती है। समसूत्री विभाजन की बात करें तो संतति कोशिका में आनुवांशिक विविधता नहीं होती। जो समसूत्री विभाजन रहेगा इसमें जो संतति कोशिका रहती है इसमें क्या नहीं होती, आनुवांशिक विविधता नहीं होती। और इसमें जो संतति कोशिका रहती है इसमें क्या होता है, आनुवांशिक विविधता पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, यह कोशिका से संबंधित आज की आखिरी क्लास थी। इसमें इससे पहले जो मैंने तीन क्लासें लगभग ली थी, ये चौथी क्लास है। इसमें हमारी थ्योरी से संबंधित कोशिका चैप्टर की सारी क्लासें खत्म हो चुकी है। थ्योरेटिकल पार्ट आपका इसमें पूर्ण हो चुका है। अब जो हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे उसमें हम कोशिका से संबंधित एमसीक्यू वाली क्लासें लेंगे। उसके बाद आपके पास जो बायोलॉजी से संबंधित दो ही टॉपिक बचे हैं, एक तो जीवों में श्वसन और जंतुओं में जनन। इन दोनों ही टॉपिकों को हम कंप्लीट करके आपका जो रीटमेन से संबंधित सिलेबस है जनरल साइंस का या सामान्य विज्ञान का, वो क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। फिर हम एक या दो क्लासों में जो विज्ञान की शिक्षण विद्या है जनरल साइंस से संबंधित, या एक तरह से आपके विज्ञान की शिक्षण विद्या भी दी हुई है, उनको पढ़ेंगे। फिर हम मैथ शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।